हम अनजान रहस्यों की खोज में हैं और छिपी हुई चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बारे में बात कर रहे हैं। आप कुछ पूछ रही थी, पूछिए। सर, ये सर दर्द का इलाज क्या है? कभी कभी मेडिसिन खाने के बाद भी सर दर्द में कोई रिलीफ नहीं मिलता, इसमें कोई रहस्य है क्या? ऐसे तो वही है, सर दर्द तो एक दूसरे को दे देते हैं, इसीलिए होता। और पहली बात तो ये है कि मुझे तो लगता है सर दर्द जो है एक हथियार है कुछ लोगों का, कि दूसरों को परेशान करो। ये घर में ऐसा आदमी आ गया, चाहे सास बहू देवरानी जेठानी, वो सर दर्द तो बहुत बड़ा हथियार है। पर कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे हो रहा है, जो मर्जी आए कर लो। और ठीक भी अपोज करना चाहिए उसको कि भाई नहीं भाई, हमें नहीं पसंद हो तुम, जबरदस्ती तुम्हारे लिए हम क्यों, हम जो है वो क्या कहते हैं थाली सजा के दें हम तुमको। तो बहुत अच्छी बात है, सर दर्द है तो क्या बुरा क्या है। मतलब मेडिकल कोई रीजन नहीं है सर दर्द होने का, यही सब रीजन तो हो उसको कि सर दर्द है। बहुत सारे तो पिक्चर खराब है, सर दर्द पिक्चर है। अरे भाई सर दर्द पिक्चर है, तो पिक्चर ने थोड़े उतना बजट लगा के बनाया, उसको काहे सर दर्द बता रहे हो? तुमको नहीं पसंद आई, उसको तो पसंद आई थी। कुछ भी है, धूप में निकल गए, सर दर्द है, ये है वो सर दर्द है। मेडिकली जो है फिर वो आप पूछते रहो, जो पूछना है मैं तो ऐसे ही बताऊंगा कि क्या है। सर दर्द तो बड़ा ही सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, खून निकल रहा है वो ऑब्जेक्टिव है, नहीं रोकोगा इसे पक्का करके तो निकल जाएगा, बहता ही रहेगा। सर ऐसा मान्यता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो ऐसा कोई आते हैं। सर दर्द के बारे में बात कर रहे थे, तो सर दर्द जो है वो बड़ा सब्जेक्टिव सिम्टम है, मेडिकल है। अगर आपको कुछ वैरायटी है, टेंशन टाइप, आप लोगों में आप पूछते रहे सर दर्द के बारे में, टेंशन टाइप है, टेंशन से हो रहा है, फिर एक माइग्रेन होता है जिसका कुछ पता ही नहीं है कि क्यों होता है, अब जाके थोड़े बहुत उसके न्यूरल कोरिलेट्स वगैरह पता चल रहे हैं। सर दर्द भी कई टाइप के होते हैं। हाफ सर दर्द होता है, बिल्कुल होता है। और क्या कारण हो सकता है? वो है, फिर एक और सर दर्द होता है जिसको कि क्लस्टर टाइप कहते हैं, वो एक सर दर्द होता है। सर कभी कभी वो पीछे से जो नसें हैं वो दर्द होती है, तो उसका क्या? वो भी है, वो एक आप कह लीजिए मस्कुलर सर दर्द है, मस्कुलर पेन है, बिल्कुल सर दर्द है, बहुत वैरायटी। फ्रंट एरिया दर्द होता है उसमें। हाँ, जहाँ कुछ लेडीज को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी कहती है थोड़ा सर दर्द हो रहा है, वो भी है उसमें। सर दर्द आता है तो हम मुस्कुराने लगते हैं कि बताते रहो बेटा क्या। सर मेरा तो सर दर्द होता है तो मुझे तो यहाँ पे पेन होता है, क्यों? तो वहाँ भी हो सकता है, क्या करना, सर है, सर का पास का हिस्सा। सर कभी कभी सर दर्द होती है तो उसमें मोमेंटिंग भी बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए मोमेंटिंग वॉमिटिंग होती है। ओके नहीं, मुझे लगा कि कोई दवा का नाम है तो या बिल्कुल सही बात है, वॉमिटिंग होती है, बिल्कुल एसोसिएटेड है। और कुछ लोगों को उल्टी करने में माहिर है, सर दर्द के साथ उल्टी भी कर लेते हैं, तो सामने वाले को और ऐसा कहते हैं कि जब वोमिटिंग हो जाता है तो उनको रिलीफ मिल जाता है। हाँ, तो नहीं वो एक अलग, बिल्कुल सही बात है। वैसे पेट के प्रॉब्लम हो रही है, उससे सर दर्द हुआ है, उसकी वजह से वोमिटिंग होगी तो रिलीफ मिलता है, वोमिटिंग के बाद बात सही है। सर कभी कभी खाली पेट से भी सर दर्द होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। एक और भी बड़ा फायदा है वोमिटिंग का कि जो है सर दर्द के साथ, कि भाई जरा उसमें ऑब्जेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाती है। हाँ भाई कुछ दिखा, वरना तो तुम बता रहे ना, तुम सच्चे हो झूठे हो क्या पता। लेकिन सर दर्द का एक अपना प्रोटेक्टिव सिम्टम है। सर कभी कभी बरसात में भीग जाने से भी सर दर्द होता है? थकान की वजह से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सर दर्द की इतनी वैरायटी पता चल रही है। सर दर्द में ऐसा क्या है सर जो उल्टी होने के बाद निकल जाता है? सोची ना हो, आज हम लोग तो खाली पेट की वजह से सर दर्द क्यों होता है? आप कुछ कह रहे थे, मैं भूल गया। सर दर्द ऐसा क्या है कि उल्टी होने के बाद उसमें रिलीफ मिल जाता है, उसमें क्या ऐसा निकल जाता है? लोगों को हो सकता है ना मिलती हो, ये भी संभव है, होता ही है। ट्रैवल में कुछ ज्यादा सर दर्द होता है। सर दर्द होता है, उसमें तो उल्टी आती है, होता हो सर दर्द होता है। मेरे को तो नहीं होता, मैं तो आराम से घूमता हूं। आप स्ट्रांग हैं, आपको नहीं होता, पर हमें जरूर होता है। जनरली 8 से 10 साल तक अगर वोमिटिंग ना हो तो सर उससे बीमारी फैलती है? ऐसा नहीं समझा नहीं, क्या कह रहे? 8 से 10 साल तक किसी इंसान को अगर वोमिटिंग ना हो तो क्या उसको बीमारी होगी आगे? अरे मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे कभी वोमिटिंग नहीं गई है, तो मतलब ऐसा कोई मेडिकल कोरिलेट तो नहीं पता मुझे। सर अक्सर करके रात में क्यों सर दर्द होता? नहीं, यहाँ तो दिन वाले भी सर दर्द हैं, अक्सर करके नहीं है, दिन वाले उसका फायदा ही नहीं मिलेगा कुछ। अब दिन में होगा तो दिखेगा। मेरा तो 2 बजे के बाद ही सर दर्द स्टार्ट होता है। आपको ऑफिस जाने का टाइम होगा। और फिर नींद नहीं आएगी अगर सर दर्द नहीं आएगा तो मुझे फिर अच्छी बात है। 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आती है सर, 3 दिन तक सर में दर्द रहता ही है। कोई इंसान भी सर दर्द होता है क्या जो मिलते ही सर दर्द? बहुत बड़े सर दर्द होते हैं, मैं तो नाम देख के बता दूंगा लिस्ट में। सर बहुत सारे लोग कहते हैं पिलो रख के नहीं सोना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सर दर्द है आपके लिए? अरे भैया
पिलो रख के सोने से सर दर्द होता है ऐसा लोग कहते हैं। हाँ पता नहीं, बट पिलो का सर, जो मेरे है साथ कि तो यही है, हम जब पिलो नहीं लगाते कुछ लोग तो- लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, जिस तरह से कंफर्टेबल हैं तो उसी तरह से रहें। हाँ एक चीज़ मैं बता दूंगा, जो कि जैसे पिलो के बारे में, स्पॉन्डिलाइटिस जो एक प्रॉब्लम है जिसमें नक में सर दर्द होता है और सर भी दर्द होता है और वॉमिटिंग होती है, तो उसका यह है कि जो एक मिथ है कि भाई आप पिलो लगा के ना सोए, नहीं। तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि स्पॉन्डिलाइटिस वाला सिम्टम अगर आपने कोई सुना हो जिसमें चक्कर आता है उल्टी, तो भाई उसमें पिलो आप लगा लीजिए जिस तरह से कंफर्टेबल है, सो मतलब तकलीफ है उसके बाद बस सो भी नहीं पे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है तकिया मत लगाना। अरे भाई मुझे तकिया लगाने की आदत है, उसी से मुझे नींद आएगी। नींद सर्वोपरि है, उसका बहुत बड़े कोरिलेट्स हैं, उसको होने की ज़रूरत है। तो ये तकिया का आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो क्या है। कुछ पूछ रहे थे सर मैं आपसे एक सवाल पूछना नहीं, चाहती हूँ। अभी एक चीज़ पे सर दर्द पे आते हैं, तो सर दर्द का मैं समराइज कर देता हूँ कि ये तो मैं कह रहा था कि वो, हाँ बट ये कि सर दर्द एक बहुत प्रोटेक्टिव सिम्टम अर्बन में है, क्योंकि कुछ लोग ज़बरदस्ती मेहमान बनने की कोशिश करते हैं यहाँ वहाँ कि तुम तो मेरे गुलाम हो, या तुम तो मेरी देवरानी हो, या मेरी चचेरी मौसी हो, या उसकी बिटिया हो, तो मैं तुम्हारे जाऊंगी तो मुझे सेवा करो। प्लीज़ ना सेवा करो। अगर आपने वहाँ उनके लिए कुछ किया है और वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो सेवा करें। इसलिए कि मेरा अधिकार है तुम जाके सेवा करो, तो नहीं भाई, सर दर्द उचित है, प्रोटेक्टिव सिम्टम है। थैंक यू भगवान, ऊपर जो वाले जो कुछ भी हो। हेडेक के बारे में मैं ये बता दूं कि इतनी वैरायटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है वैरायटी होने से आपको इलाज करने में आसानी हो जाती है। पहला है स्ट्रेस या टेंशन टाइप हेडेक, बहुत कॉमन है, ज़्यादातर वैरायटी इसी वैरायटी की है। आप सिंपल पेन किलर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आप अपने आप खाने लोगे, 2-2 साल खा लोगे, आप भाई अपना किडनी खराब कर लोगे प्लीज़। पर जो उसको नाम NSAID होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स करके होती हैं, उनके नाम अभी नहीं बोलना, उन्हें आप उसको मिसयूज़ करोगे, प्लीज़ ना करें। डॉक्टर की अपनी सलाह लेके दवा खाएं, वो बहुत आसानी से, आपको बहुत कॉमन नाम है, आप खाइए, सर दर्द गायब। दूसरी वैरायटी ये है कि उसमें माइग्रेन कहते हैं। अगर आपने MRI करा लिया, टेस्ट करा लिए, कोई एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है। सर माइग्रेन का क्या क्या पहचान होती है? माइग्रेन की पहचान ये है कि उसमें कोई पहचान नहीं होती है कि उसमें कुछ मिलता ही नहीं है। सर तो ये हम कैसे पता लगाएं कि मुझे माइग्रेन है? जब कुछ ना हो तो माइग्रेन है, इट्स इजियर टू से दैट, बट अदरवाइज इसके कुछ फीचर्स होते हैं। मैं अपने एक दोस्त से कहूँगा कि मुझे एक पानी की एक बोतल ला के दे, हम अपनी बात करते रहते हैं। सर माइग्रेन में तो कोई बेहोश भी हो जाते हैं? जो उसमें माइग्रेन में ये होता है कि क्या है कि एक एंटिटी है कि अगर आप सर में दर्द आपको हो रहा है और टेस्ट कराए, MRI नॉर्मल, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, जो आप इन्वेस्टिगेशन करा ले नॉर्मल। इसके अलावा धूप में जाने से होता है, खाली पेट रहने से होता है, नींद को अब्यूज़ करने से होता है कि नहीं हम तो जैसा मनाएगा वैसा सोएंगे। उसके बाद कॉफ़ी पीने का आपको बहुत शौक है, उसके बाद आप खाली पेट बहुत रहते हो, तो ये सारे फीचर्स बहुत अगर सारे लोग तो कहते हैं क्या कि चाय कॉफी पीने इसको बस पूरा कर लेते हैं, ये सारे फीचर्स अगर मिल रहे हो तो माइग्रेन की डायग्नोसिस है। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल सब्जेक्ट नहीं है, गाइडलाइन से ही डायग्नोसिस बनती है। बेटर ये है कि आप उसको इलाज कर लो कि माइग्रेन है या नहीं सर है। माइग्रेन की इलाज सर, में कुछ लोग कहते हैं कि चश्मा लगाने से ठीक हो जाता है सर में दर्द। चश्मा लगाने का एक और रीज़न होता है कि आपकी आंख अगर कमज़ोर है तो फिर स्ट्रेन पड़ता है सीलियरी मसल्स पे। सर मैंने आँख तो कई की बार सुना है आते कि हैं, आँख की मसल होती है जिसको कि अगर आप बार बार उसको ताकत दे रहे हो तो वो थकने लगती है, तो फिर कंपनसेटरी दर्द होता है ब्रेन में, उसको ये लेकर के। जी सर हाँ। मैंने कई बार सुना है कि माइग्रेन की कोई इलाज नहीं है। हाँ, माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, वो रहता है। आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा ठीक कर लो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, तो उसमें बेटरमेंट होता रहता है। तो दैट कीमन। सर मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली लेकिन माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है उनके पास। लाइए हमें पानी दे दीजिए, हम बात करते रहेंगे। थैंक यू, सो नाइस। जी कुछ कह रहे हैं आप? जी माइग्रेन वो मतलब मेरा कहना है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और हमारे मेडिकल लाइन में इतनी तरक्की हो गई है, तो क्या माइग्रेन का साइंस ने कोई इतनी इलाज? तरक्की नहीं की। बात आपकी सही है, 200 साल 300 साल की हिस्ट्री, उससे पहले तो पहिया ही खोजने में सदियां लग गई थी नेंदरथल मैन को। अब जाके इतना हुआ है तो खोजा है, लेकिन साइंस अपने आप को भगवान ना समझे, साइंस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, या सुप्रीम ना समझे। लगे हुए हैं खोज में, हम भी हैं, वो भी हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं, हम छोटे हैं भाई, हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं। साइंस जो है हज़ारों लोग साइंस कर रहे हैं लेकिन खोज रही है अभी साइंस, अभी इतने आंसर्स नहीं है। अब बात हो गई टेंशन टाइप हेडेक की, तो बहुत आसान हो गया। माइग्रेन बहुत मुश्किल है। तीसरा ये है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में ये होता है कि आपने ऑक्सीजन दिया है नाक के रास्ते तो ही वो ठीक होगा, ना वो ठीक नहीं है, फिर एक अजीब तरह की वैल्प्रोइक एसिड और वो सब दवा देनी पड़ती है तब जाके ठीक होता है।
और फिर एक अदर तरह के हैं, जैसे कि ये बात कर रहे थे कि खाली पेट हो गए और सर दिक्कत हो कॉफी गई। पीने से क्या असर होता है? कॉफ़ी पीने से कुछ लोगों को सर दर्द जो है वो सही होता है। सही होता है, और माइग्रेन वालों के लिए वर्सन हो जाता है, अपोजिट एंड और से। लोग कहते हैं कि चाय पी लेते हैं तो सर दर्द में रिलीफ मिल जाता है। मेरे तो साथ हाँ, ऐसा और होता कुछ है लोग कहते हैं हमने जो है ऊँट की तरह चाय पी डाली है, मतलब कप पे कप, तो भाई उनको फिर सर में दर्द होने लगता है। सर अचानक उठने से क्यों सर में दर्द होता है? कभी कभी हम सो रहे होते हैं, अचानक से उठते हैं ये तो सर दर्द। प्रोबेबली इसका आंसर न्यूरोजेनिक होना चाहिए कि नर्व रिलेटेड होगा ब्रेन में, बट इसके बारे में विस्तृत बात हो सकती है, लेकिन अभी कोई डेफिनेटिव आंसर मेरी अभी इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है। इसके न्यूरल कोरिलेट्स होंगे। इसका ये मतलब होता है कि ब्रेन ट्रांसमीटर्स और इन लोगों को लेके कि आपने एकदम से एक स्लीप, एक रिदम को डिस्टर्ब किया है, तो दैट माइट नॉट बी गुड, बट इसको देख करके हम लोग इसके बारे में बात कर सर सकते हैं। किसी किसी को मॉर्निंग में एक टाइम होती है फिक्स कि हमको चाय चाहिए, उस टाइम पे उसको चाय नहीं मिलता है तो भी सर में दर्द मेरा होता तो है। यही हाल है भाई, चाय पीने की जरूरत मुझे Same, पड़ती मेरा है, यही अच्छी हाल बात है। मैं जब सुबह ब्लेसिंग अगर है हम कि लोग मैं चाय चाय नहीं पीता पीते हैं हूँ, तो फिर लगता है अभी सुबह ही हमारे नहीं चाय हुई के है। बगान उससे फलते फूलते हैं। जनरली सर दर्द पेट की वजह से होता है या ब्रेन में? बहुत सारे कारण हो रहे हैं, सारी बातें करी हैं, तो उनमें से एक सर दर्द ये है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता है, तो जैसे है ना कि माइंड और गट एक्सिस से कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो उसको ये है कि दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो उससे क्या होता है कि बड़ा संपर्क रहता है। पेट ठीक नहीं है तो आप ठीक से काम नहीं कर सकते। हमारे फिल्म अभिनेता, उनका तो मानना है कि आपके पेट के अंदर जो जा रहा है, अक्षय कुमार जी, वो कहते हैं उससे आपका ब्रेन तंदुरुस्त रहता है। और आमिर खान ने भी कहा हुआ है कि आप जो खा रहे हैं उसका आपके ब्रेन की फंक्शनिंग पे फ़र्क पड़ता है। ये लोग हाई परफॉर्मर्स हैं, इन्होंने देखा हुआ है, तो आपकी बात तो सही है ही है, और बहुत इम्पैक्टफुल है पेट का जैसा भी जो वर्कअप है उससे आपका काम करना। अभी हमें कि भूखे पेट काम करना पड़े तो एक डिफरेंट है, आपने अच्छे से नहीं खाया, एनर्जी नहीं फील करे तो काम करना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है। सर जैसे कभी किसी के सिर में दर्द ना हुआ हो ना हो तो उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं? ये तो उसको बहुत अच्छी भगवान बात से है। वरदान प्राप्त है। अब वैसे तो मुझे सर में दर्द नहीं होता है, दूसरी प्रॉब्लम भले कोई हो तो सर में दर्द नहीं होता है, लेकिन बोझ तो रहता है काम वाम का कि भाई ये करना है, वो करना है, टाइम पे करना है। अच्छी बात है। वैसे मैं तो चाहूँगा, मेरे दर्शक भी चाहूँगा भाई काम धाम करें, खुश रहें, क्यों सर में दर्द हो। हाँ, एक आध ब्रांड ऑफ मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं सर दर्द में। उसका केमिकल का नाम नेप्रोक्सन है, ब्रांड का नाम शायद एनाथिकल होता है, इसलिए मैं भी ऐसा नहीं ले सकता हूँ। बट अदरवाइज़ कुछ दवाएं हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, कुछ पेन किलर इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अपना बहुत दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगा दो तो ठीक हो जाता है, इस तरह का है। आप कुछ कह रही थी, कुछ पूछना चाह रही थी? जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हाँ पूछिए। पूछ लूँ? हाँ पूछिए। पूछ लूँ, सच में पूछ लूँ? हाँ सच में पूछ लीजिए भाई, कहिए। सर, सलमान खान की शादी कब होगी? तो आपको करनी है क्या? सलमान खान की शादी कभी नहीं होगी, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कभी नहीं होगी। बट ऐसा ये क्यों? मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, किसी का डायलॉग है ये बता रहा हूँ कि ये मिस्टर सुशील कुमार शर्मा नाम के एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा हुआ है कि सलमान खान की शादी ना तो हुई है और ना कभी होगी। उसका रीज़न ये है, एस्ट्रोलॉजी के उनके अपने प्रेडिक्शंस हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरी प्लस माइनस है, मेरे ओपिनियन नहीं है ये, लेकिन एक नाड़ी शास्त्र नाम का एक एस्ट्रोलॉजी होता है, ज्योतिष शास्त्र होता है, और एक पराशरी होता है ज्योतिष शास्त्र। तो जो हम लोग यूजुअली देख रहे होते हैं, जो आपने कुंडली और वो सब देखा है, वो पराशरी है। तो उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी कई सोर्सेस से तकरीबन 60-80% है, 100 में से 60 से 80 करीब सही बताती है। सुशील कुमार शर्मा जी का कहना है, उनके कई सारे वीडियोस हैं, कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, एकदम दबंगई से और बड़े इम्पैक्ट से कहते हैं कि वो नाड़ी शास्त्र का ये है कि इट गिव्स 100% रिजल्ट। तो ये 100% रिजल्ट के तहत उनका ये कहना है कि भाई वो उनकी शादी वादी नहीं होगी। वो देखिए, डेथ एक ऐसी चीज़ है उनके हिसाब से और बहुत सारे और लोगों के हिसाब से, भाई वो फिक्स है, विथ सर्टेन वेरिएशंस वो फिक्स्ड है। शादी जो है वो फिक्स है, मतलब उसका कुछ कोरिलेट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके कर्म पे डिपेंड करती हैं, लेकिन ये शादी कुछ ऐसा मसला है, विवाह कि ये कुछ फिक्स्ड है। तो शादी होगी या नहीं होगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है एस्ट्रोलॉजी का बताने के लिए, भविष्य बताने का।
मैं इसी, आप लोग पूछते रहे जो भी पूछना है, तो इसमें हाँ पूछ रहे हैं आप कुछ? सर ऐसा मान्यता है कि मतलब पेड़ों के नीचे रात में सोना नहीं चाहिए, तो नहीं, ऐसा अभी कोई तो हम सलमान की शादी के पीछे ही पड़े हैं। वैसे हो जाए, बहुत मेहनत करता है वो, जो डांस के स्टेप करता है वो तो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। और दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। जो मसल बनाई है तो एकदम जबरदस्त बनाई हुई है, तो इतना आसान थोड़ी है। 6 पैक बनाना, या क्या कहते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट आया हुआ है, क्या शोल्डर वोल्डर बनाया हुआ है। बहुत स्ट्रांग रिस्पेक्ट है सलमान खान के लिए। तो अगर उनको चाहिए तो उनकी शादी हो जाए तो दैट इज़ गुड। अब खैर वो प्रकृति का है जो भी कुछ है। बट मैं आपको एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा कि सुशील कुमार शर्मा ने एक और बात ये कही हुई है कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी का नाम है सोनाक्षी सिन्हा। हाँ, सोनाक्षी सिन्हा। उनकी किसी से शादी हुई है अभी, शायद पता नहीं, नाम मुझे याद नहीं है, जिनसे भी शादी हुई है उनकी। तो सुशील कुमार शर्मा जी का ये कहना है कि ये शादी जो है वो भी कुछ ही दिनों में इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी जो है, मारपीट होगी। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, सुशील कुमार शर्मा कह रहे हैं। इसका जो रेफरेंस है और इस तरह के जो भी रेफरेंसेस हैं वो हम उसको अपनी टाइमलाइन पे डालेंगे। अपने टाइमलाइन मतलब जिस सेकंड पे हम जो ये बात कह रहे हैं उसी सेकंड के रेफरेंस को नीचे लिख के देंगे कि ये लिंक है, यहाँ पे उन्होंने ये कहा हुआ है। तो उन्होंने कई वीडियोस में ये कहा हुआ है अपने कि सोनाक्षी सिन्हा जो है वो मारपीट होगी, वो हस्बैंड मारेगा उनको, शायद वो भी मारेंगे, वो मुझे क्लियर नहीं, लेकिन मारपीट होगी और मारपीट के बाद दोनों में सेपरेशन भी हो जाएगा। और ये प्रेडिक्शन उन्हें कई लोगों के लिए क्या है, तो सर ये सब सारा चीज भगवान के ऊपर से लिखकर आता है कि मैं भगवान की बात तो नहीं कर रहा हूँ, सुशील कुमार शर्मा की बात कर रहा हूँ, वो भगवान नहीं है। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से नाड़ी शास्त्र, ताम्र पात्र का वो शास्त्र होता है जो कि पाम लीफ पे लिखा जाता है, उस वाले कलम से, बहुत पुराना है, उसका एक कैलकुलेशन है, उसे बहुत सटीक माना जाता है। उसमें डेथ को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो उसमें डेथ को जो प्रिडिक्ट करते हैं तो शादी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, मारपीट होगी, उनका सेपरेशन, उन्होंने कई लोगों के बारे में बताया हुआ है। और भी कई सारे, एक और बताऊंगा कि ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं का कहना है, और ही कुछ और लोगों का कहना है कि मैं फिर से कहता हूँ कि ये मेरा नहीं कहना है, हम केवल कोट कर रहे हैं मिस्टर सुशील कुमार शर्मा ने क्या कहा है। मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस रहता हूँ इनके वीडियोस देखने का कि बड़े दम से कहते हैं, और इतनी बात है जो बाद में प्रूफ ही आ जाएगा कि भाई अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तो देखूंगा ही, या जो भी लोग रहेंगे कि देखेंगे भाई ये तो हुआ कि नहीं हुआ, कि इनके बीच में मारपीट होकर के सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो अब जैसे एक हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मुकेश अंबानी जी, उनके बड़े बेटे का नाम है आकाश अंबानी। आकाश अंबानी की उम्र सुशील कुमार शर्मा जी के हिसाब से 44 की एज पे उनकी डेथ हो जाएगी, जो बहुत क्लोज है। मैं 44 अपनी टाइमलाइन में डालूंगा, हो सकता है कि मैंने ईयर इधर उधर एक का बताया हो, बट मोस्टली जितना मुझे याद है उनकी डेथ होगी। अब सोचिए, मैं कह रहा हूँ कि मुकेश अंबानी जी के बेटे की डेथ हो जाएगी सर पे। मैं ये बात कह रहा हूँ सुशील कुमार शर्मा, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि कल को ये गलत हो गया तो मानहानि में जा सकता है। और आप ये कह रहे हैं कि आप किसी को मानसिक दबाव डाल रहे हैं और आप किसी पे जो है ऐसी बातें करके उसका मन खराब कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। बट बड़े ज़ोर शोर से उन्होंने कहा हुआ है और बहुत नॉलेजफुल लगते हैं, बहुत मेहनती भी लगते हैं। तो देखते हैं कि भाई क्या है, उसका क्या निकलता है। वैसे उनके बड़े बेटे का नाम, जिनका नाम अनंत अंबानी है, शायद जिनकी शादी वादी शायद बहुत महंगी हुई, छोटे बेटे का नाम, अरे छोटे बेटे का है। तो वो मैं ये सब एक्चुअली मीडिया की चीज़ें काम नाम में लगा रहता हूँ, तो वो उनका है, वो भी ज़्यादा लंबी उनकी उम्र नहीं है, 55-58 कितनी है वो भी नहीं है, उनकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है। तो वो शादी वादी पे जो खर्च हुआ था, तो खैर उनकी उम्र कम है। तो एक तो ये है, फिर उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि 67 के आसपास एज है शाहरुख खान की, उस पर डेथ हो जाएगी। सलमान खान की भी 67 की एज के आसपास डेथ हो जाएगी। इतने स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस करके रखे हुए हैं। वैसे उन्होंने 2010 के जो चीज़ें प्रेडिक्शंस की थे उन्होंने बताया हुआ, तो वो सारी सच निकली हुई है। आप कुछ कह रही थी? सर मैं ये कह रही थी कि क्या भगवान लिखे रहते हैं कि किसी की शादी होगी कि नहीं होगी, या हम अपने मन से डाल सकते हैं कि मैं शादी नहीं कि आप ये पूछ रही हैं कि भगवान लिखे हुए हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं कलम दवात उनके पास है कि नहीं है। देखिए, ये तो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं ये तो अपनी वो बात कर रहे हैं कि प्रेडिक्शंस, कैलकुलेशंस, ये वो नाड़ी शास्त्र पराशरी, लेकिन क्या एक्चुअली होगा क्या नहीं होगा। मैं एक बात पहले भी कही थी और अभी भी कह रहा हूँ, भाई आप अपना काम करिए, ढंग से करिए, ऊपर वाला या जो भी संभालता है इस दुनिया को वो देखेगा कि भाई आपके लिए क्या वेलबींग है। कर्म ही खराब कर रखे हैं तो झगड़ालू पत्नी आ जाएगी,
मारने वाला पति आ जाएगा, मिल जाएगा आपको, कर्मों का हिसाब होता रहेगा। लेकिन लिखा है कि नहीं लिखा, मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन कई सारे लोगों का कहना है कि शादी और डेथ जो है, डेथ खास तौर से वो लिखी होती है, शादी इम्पैक्टफुल होती है। एनीवे आप कुछ पूछ रहे थे अभी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके फरेरिया पे, ये हमारे नखलो सीरियालाई के साइंटिस्ट मेरे गांव फरेरिया पे रात में जाते हैं 12 बजे सैंपल लेने, और पिंजरे में मच्छर लेके जाते हैं और पिंजरे के अंदर हाथ घुसेड़ के मच्छर कटा के बेच लेते हैं। उस पर रिसर्च हो रहा 30 साल से, और इस पे अभी तक दवा नहीं बन पाई सर। कुत्ते से कटवा लेते जाके। इस पे अभी साइंस के भी जी मैं श्रोताओं के कहने जाऊंगा अजब गजब तरीके अभी हैं। सर अभी इस पे रिसर्च नहीं हो पाया, दवा नहीं निकल पाई। थोड़ा जोर से बोलते रहिएगा, मुझे थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है। तो हाँ जी जी, आपने कहा कि फाइलेरिया मलेरिया वगैरह में सैंपल लेने के लिए वो जो भी कुछ गांव जाते हैं, मच्छर से कटा लेते हैं, रेबीज का करना है तो कुत्ते से कटा लो, आओ आ जाओ जाओ करो। तो ऐसे तो वो सांप को भी पिंजरे में डाल के उसमें भी हाथ चेक करा के देख उसके सकते पास हैं। सर 30 साल से रिसर्च हो रहा है नकलो सीरियाई में। सीडीआरआई तो बहुत अच्छा काम करती है, हमें फक्र है अपने इंस्टीट्यूट्स पर जो जबरदस्त काम करते हैं। एम्स, केजीएमयू, सीडीआरआई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, सीमैप नाम है। और वैसे जितने भी राष्ट्रीयकृत संस्थान है बेहतरीन काम करते हैं, हमें अपने साइंसदानों को फक्र है। लेट्स डू अ क्लैपिंग फॉर आवर साइंस एंड फॉर आवर इंडियन साइंस। वेरी नाइस, बात आपकी सही है। वैसे सवाल आपका क्या है इसमें? सवाल ये है कि अभी इस पे दवा निकली है कि नहीं सर मार्केट में? किस पे? फाइलेरिया पे? जी। फाइलेरिया की इकलौती दवा है डाइइथाइल कार्बामेजिन। ऐसा लगता है कि कोई ऑटोमेटिक गन है, झन 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 मार रही है। वैसे वो फाइलेरिया के कीड़ों को मार देती है। पहले हाथी पांव नाम की बीमारी होती थी, उससे लोग मर जाते थे, ऐसा मोटा हाथी लेकर के, मतलब हाथी पांव लेकर के। अभी क्या है कि हाँ भी आते हैं, तो उस पे जो है ये हाथी पांव की बीमारी एक सिंपल दवा है डाइइथाइल कार्बामेजिन। 21 दिन का कोर्स होता है, उससे चली जाती है। कभी कभी 1-2 साल भी देना पड़ता है, हर महीने 5-5 दिन में, एक अलग बात है। बट ट्रीटेबल इलनेस है। और अगर खैर खोजा तो उसे बी सुब्बाराव ऐसे करके नाम था, उन्होंने खोजी थी इस दवा को। सीडीआरआई ने फर्दर उस पर वर्कअप किया होगा। और सुब्बाराव में भारतीय साइंटिस्ट को नाम वाम नहीं है, भारतीयों का नाम ही नहीं होने देते हैं। हम लोग हवाई जहाज बनाया, कहीं तुमने नहीं बनाया, राइट ब्रदर्स ने बनाया। कहीं सबूत क्या है भैया? सबूत है, मांग लो हमसे, मेरी माँ से मेरा प्यार का सबूत मांग लो, सब सबूत मांगते रहो। चलो खैर, वरना तो खैर अदालत और गवाह और सबूत क्या चलेंगे, चीजें चल नहीं पाएंगी। जहां तक मलेरिया का सवाल है, उसके बारे में शायद पूछ रहे थे आप, और क्या पूछ रहे हैं पूछिए। मलेरिया पे एक ही दवा भी मार्केट में नहीं आई, तो हमारे लोगों को दवा नहीं मिल पा रही सर। मलेरिया की कई सारी दवाएं हैं, तो जो 2 सबसे इफेक्टिव दवाएं, मलेरिया पे बहुत काम हुआ है, बहुत खतरनाक बीमारी थी, बड़ी जबरदस्त इम्पैक्ट था। और बहुत सारे लोग, अब हमारे आसपास देखिए कबूतर वगैरह उड़ते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम प्रकृति की गोद में हैं। ये सच्चा सुख है। आप हरियाली में बैठे हैं, अच्छी हवा आ रही है, पोल्यूशन नहीं है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जिंदा रहने को और सुखी रहने को करती हैं। पानी है, उसका कुछ एक अपनी एनर्जी होगी, ग्रीनरी है, उसका अपना अच्छा है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट है। तो मलेरिया का जो ये मसला है, एक क्लोरोक्विन नाम की दवा आती थी, तो वो उसने बहुत अच्छा काम किया। नाम से आती है, प्लीज अपने हिसाब से मत खाइएगा। तो उसका एक कोर्स होता है, देना होता है, खट से वो 3 दिन का कोर्स है। इसके अलावा अब क्या होता है कि अगर हमको पहले था कि इतना बड़ा था कि एवरी केस इज मलेरिया अंटिल प्रूव अदरवाइज, मतलब ये कि तुम ससुर चोर हो जब तक साबित न करो कि तुम ईमानदार हो, कि तुमको अगर बुखार है तो तुमको मलेरिया है, तुमको अगर बुखार है तो मलेरिया है, तुमको अगर बुखार है तो मलेरिया है, साबित करो कि तो ये है। ऐसा था। दिस इज, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस की किताबों में लिखा है। मलेरिया वाज दैट इम्पोर्टेंट। ये पलटने और बटालियनें खत्म हुआ करती थी हमारे जंगलों और यहाँ लड़ते हुए। मलेरिया पे इतना काम हुआ, इतना काम हुआ है। तो रोनाल्ड रॉस ने उसका कोई साइकिल वाइकिल की कि मच्छर क्या कारस्तानियां करता है, क्या नहीं करता है, तो वो ढूंढा गया, फिर पता चला, तो अपना उन्होंने काम वाम किया। उस अजीब टाइप का होता है, मुझे तो बहुत इविल लगता है। डैम्प और डार्क प्लेस, मतलब अंधेरी जगहों पे रहता है, और जहाँ पे उमस होती है वहां रहता है। मेरा खून काटता है, मैं मतलब अगर मेरा कोई परम दुश्मन है तो वो मच्छर है, मतलब मच्छर के प्रति मेरी कोई सिंपैथी नहीं है। खैर, अगर ऊपर वाला माफ करे जो भी मुझसे गलती होती हो। तो खैर, ये मलेरिया का हम डॉक्टर्स के लिए अब ट्रीटमेंट, और कम से कम मेरे लिए बहुत आसान है। तुमको अगर शक भी है कि तुमको मलेरिया है तो टैबलेट्स दिस बता दूंगा नाम बाद में, बहुत आसान है। 80 मिलीग्राम दिन में 2 बार इंटू 3 दिन, मलेरिया खत्म।
बात खत्म। नो मलेरिया, नो मलेरिया। मच्छरों से इतना नुकसान उठाना पड़ा, तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था मलेरिया के लिए, तो वो हुआ। अब वो इजीली ट्रीटेबल है। अच्छा, आप कुछ पूछ रहे थे? जी सर, ये जो एस्टेरॉइड लेते हैं तो क्या सर वो सेफ है या फिर उससे प्रॉब्लम आगे चल के हो जाती है? स्टेरॉइड क्यों ले रहा है? कौन ले रहा है? सर बॉडी बनाने के लिए आजकल। बॉडी बनाने के लिए? अरे सलमान खान क्या मर गए हैं अभी? वो 67 पे, भगवान न जाने। क्या पता सर वो भी लिए हों। अब भैया हमारा ना कहिए, हमने नहीं कहा, ये कह रहे हैं, आई डोंट नो भाई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्या पता लिया हो। नहीं तो क्या मसल वसल नहीं उठा? तो बड़ा वीडियो शीडियो है इनके, तो मतलब फर्जी सब बना के कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आजकल जनरेशन में 16 से 17 के भैया? मैं एथिकल प्रैक्टिस करता हूँ, ये पता नहीं कौन सी दवा शवा हमसे नहीं मतलब है। एस्टेरॉइड लेना स्टार्ट कर दिए हैं। अरे वो एनाबॉलिक side होते effect हैं भी जो तो कहते हैं कि एक नैंड्रोल, नाम नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तुम लोग अपना मैं मुझे इस बारे में पढ़ना ही नहीं है भाई। मैं एक प्राकृतिक इंसान हूँ, वजन शजन उठाओ, मेहनत करो। ये देखिए ऐसा वाला पसीना बहाओ, ये तो खैर उससे आ रहा है। लेकिन मैं इस पसीने को बहुत अच्छा मानता हूँ कि इसे हम ब्लेसिंग मानते हैं। इस पसीने को मैं चाहता हूँ पसीना आता रहे मुझे। वो एक इंडिकेटर है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ कर तो रहा हूँ, वरना तो मैं टांग फैला के सो रहा हूँ। सो कॉल्ड नहीं, मैं मेहनती हूँ, मैं काम करूंगा, जाड़ा सब किसी हो। को पसीना आता ही नहीं होता। अरे वास्ते उस पे अभी तो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं काम करूंगा, मुझे जो करना है, मेरा जो कर्तव्य है। लेकिन पसीने का इंपॉर्टेंस बहुत है। एक मेडिकल इसमें एक फैक्ट है पसीने में कि सोडियम और पोटेशियम निकल रहा होता है, तो और अच्छे से निकल रहा होता है। और ये क्या करेगा? ये हमारे उन दवाओं का काम करेगा जो बीपी की दवाएं होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की। सोडियम पोटेशियम निकला, हमारा ब्लड प्रेशर कम हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर से। ये टेक्निकल पॉइंट है। तो अगर पसीना निकल रहा है तो जो बहुत मेहनत करता है ना, बीपी शीपी की दवा नहीं खानी पड़ती, इसी से हो रहा है। एक टॉर्सेमाइड नाम की एक दवा आती है, उससे बीपी कंट्रोल होता है, वो भी यही काम करती है। वो सोडियम पोटेशियम निकालती है यूरिन के रास्ते। अरे तो देखो मेरा नेचुरल निकल रहा है, तो जितना निकल गया ना, उसका ये मतलब है कि मेरा बीपी तो कम से कम कंट्रोल हो रहा है। अब मुझे ये दवा खाने की आगे 10-12 साल जरूरत शायद जब कभी पड़नी होगी तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं पसीना बहा रहा हूँ या प्रकृति मेरा पसीना बहा रही है। मुझे टॉर्सेमाइड की दवा मेरी प्रकृति माँ दे रही है मुझे। अब देखिए कितने मेहनती लोग हैं, गाँव के रहते थे, बीपी शीपी कुछ नहीं होता था, पसीना निकलता था, नेचुरल टॉर्सेमाइड से आती है, तो नेचुरल आपका बीपी का काम करती है। वरना ये ही बीपी दवा खाओ, शुगर की दवा खाओ, हार्ट की दवा खाओ, टेंट लगा लो, चल्ले लगा लो, पर हम काम नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम पसीना नहीं बहाएंगे। पैसा सब कुछ कर लेगा, हमारे पास इतने करोड़ है, हमारे पास उतने करोड़ हैं, पता नहीं कितना पैसा है, तो गिनी ना पाओ, मतलब कभी गिनी ना पाओ उतना है, लेकिन जो है दुनिया भर की बीमारी है। अपोजिट इन्वर्स रेशियो है। पसीना बहाइए और स्वस्थ रहिए, फिटनेस रहेगी, कूलिंग भी करता है आपको। दैट इज। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, आप कुछ पूछ सर रहे मैं थे। कह रही थी जिससे पसीना ना आता हो, शरीर में हाँ। जलन होती है, पसीना नहीं आती है। पसीना ना आता हो ऐसा लार्जली संभव नहीं है, मेडिकल साइंस से कम आता होगा। जिसे कहते हैं नॉन करके परसेप्शन पर्सपिरेशन था, जिसमें था कि वो एविडेंट नहीं हो रहा होता था, लेकिन अदरवाइज हो रहा होता है। पसीना नहीं आ गया तो वो सर्वाइवल के साथ जो है वो उसकी कोई खास बीमारी नहीं, सर? कंपैटिबल नहीं है। बच्चा ही डेथ हो जाएगा उसका, तो जैसे ही पैदा होगा, क्योंकि ये एक हीट कंट्रोल जो है वो एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर, आपके सेल्स इतने कितने टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, तो एकदम रोबस्ट तरह से टेम्परेचर कंट्रोल होता है। कि नहीं आप जो है कश्मीर पहुंचे और लद्दाख पहुंच गए तो ये आप तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के होगा, चिपकली जैसा। और अगर आप जो है मार राजस्थान और कहाँ सहारा डिजर्ट पहुंच गए और मोहावे डिजर्ट पहुंच गए, तो मार जो है इतना 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर या पता नहीं कितना लेके आप भुजिया की तरह, आलू की तरह जो है बन रहे हैं। ना साहब, आपका टेम्परेचर तो वही एक 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये वो करके अपना उसी के आसपास रहता है। पर्सपिरेशन, पसीना, उसका एक रेगुलेटरी रोबस्ट मैकेनिज्म है। इट विल नेवर फॉल ऑफ। इफ दैट फॉल्स ऑफ, यू फॉल्स ऑफ, यू फॉल ऑफ। इसीलिए पसीने को हम ब्लेसिंग के तौर पे मानते हैं कि मुझे स्वस्थ रखता है। पसीना छूटे अभी आसमान, मेरा टेम्परेचर आसमान छूने लगेगा, मुझे नहीं चाहिए, पसीना ठीक है। हाँ, आप कुछ और पूछ रही थी? ये आप अभी कुछ पूछ रहे थे। जी सर, ये जो पसीना होता है सर, वो जनरली सर अगर हम लोग धूप में रहते हैं तो वो फायदेमंद होता है या नुकसान होता है सर? वो पसीना तो उसमें सबसे ज्यादा होता है।
नहीं वो अपनी बात है, बात सही कि पसीना आता रहा, अब अपना काम करिए, जाड़ा गर्मी बरसात मत देखिए, शरीर अपने आप को ढल लेगा। तो सर जो धूप में अगर जो पसीना होता है वो फायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है? आप इतना सोचना ही क्यों है, अपने धूप में अपना काम करिए। सबसे पहली बात तो ये है कि धूप के बारे में हम बात करेंगे, वो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। धूप में जाया करें, क्यों यूजफुल है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे। हम इस पे आते हैं अभी, इसके बारे में हम आपसे और अपने दर्शकों से भी बात करेंगे कहीं ना कहीं, कभी न कभी, कि धूप इतना इम्पोर्टेंट है, विटामिन डी से लेके, प्राणिक एनर्जी से लेकर के, और जीवनदायिनी से लेकर के, और हमें फिट रखने से लेकर के, इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है धूप कि भाई जिनको जो है वो अपना आराम से रहने की आदत है, प्लीज आप मान लीजिए कि आपका कुछ बहुत कल्याण नहीं होगा अगर आपने धूप छोड़ दी है। धूप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी बात एकदम सटीक है। मेरा एक सवाल था सर कि चिकन पॉक्स है, वो लोग कहते हैं कि माता जी आ गई हैं, माता जी आ गई हैं, तो वो बीमारी है या माता जी सच में आती हैं? नहीं, ये तो बात हमने सुनी है कि वो माता जी और छोटी माता और बड़ी माता, उनमें से एक बीमारी तो इरेडिकेट हो गई है। तो जैसे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया, अब नहीं होता है। इरेडिकेट मतलब कि मानव जाति ने उसको ख़त्म कर दिया, उसका कोई कीड़ा कहीं वही नहीं है। एक आध लैब वगैरह में है जो रिजर्व के तौर पे रिसर्च के लिए उसे टेररिस्ट भले यूज़ करें, लेकिन अभी पब्लिक पे नहीं है। चिकन पॉक्स होता है और इजीली ट्रीटेबल है वैलासाइक्लोविर नाम की दवा से, तो उसका बहुत रेलेवेंस नहीं रह गया। 7-8 दिन में दवा करनी होती है, बेहतर हो जाता है, तो जो वैसे ही ठीक हो सकता है तो उसकी रेलेवेंस नहीं है। लेकिन जहाँ तक बीमारी में भगवान का सवाल है, तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये रहस्य होगा कि भाई भगवान से इसका क्या लेना देना है, बीमारी का कर्मा के तहत कैसे क्या ऑपरेट होता है, इस बारे में सोचना मुश्किल है। लेकिन देखेंगे इसका कुछ। चिकन पॉक्स होता था तो वो एक्सपायर भी कर जाते थे। अच्छा, क्योंकि नहीं बिल्कुल होगा, चिकन पॉक्स में डेथ होता है, लेकिन अब डेथ रेट, हाँ ये बात है, क्योंकि अब वैलासाइक्लोविर तो रीसेंट एडिशन है, तो जिसको अनअपोज्ड बीमारी मिली है तो माइट भी उसमें बात दम हो सकता है। चिकन पॉक्स में बॉडी बहुत पेन भी करता है? नहीं, शुरू में 2-3 दिन बस बुखार और शरीर दर्द होता है, उसके बाद फिर नहीं होता। अब ये बात आपकी सही हो सकती है, हम लोग तो अपना निमेसोलाइड और वो सब दे करके तो या कोई भी NSAID दे करके। NSAID का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो इसका क्या कहते हैं, बुखार और शरीर दर्द तुरंत दूर कर देती हैं। जी, अभी भी गांव में लोग मेडिसिन नहीं देते हैं, चिकन पॉक्स होता है तो कहते नहीं मेडिसिन से, और वो दे दिया करें, क्यों परेशान करते हैं, वैलासाइक्लोविर खट से सही कर लेती है। और सर जिसको चिकन पॉक्स हुआ रहता है उसके पास किसी और को आने भी नहीं देते हैं, उसको एक रूम में। सही बात है, वो शुरू के 4 दिन वो हाईली कम्युनिकेटिव होती है, तो थोड़ा बचाव कर लें। लेकिन प्लीज माँ अपने बच्चे को सेपरेट ना करे, प्यार को ना उसमें इंटरफेयर करने दें। और आपको लग रहा है कि आप अलग कर लेंगे, आप बहुत ज्ञाता हैं, तो भाई आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। नहीं सर, वो आपके नजरिए से नहीं उनको पास आने देते हैं, वो ये कहते हैं माता जी हैं तो तुम गंदी संधि हो, उनके पास मत जाओ, इस नजरिए से वो नहीं पास जाने देते हैं। तो माता जी उनको कहेंगे हमारे मेडिकल से भी पत्ते से सर उनको ऐसे सर मारा भी जाता है कि कहीं नहीं, वो नीम के पत्ते उनके पास रखे हैं, उसी से खुजला जाता है। पता नहीं, लेकिन माता जी खुश ना हो, नाराज बहुत होंगे कि तुम लोग क्या बेवकूफियां कर रहे हो। सर चिकन पॉक्स से जो होने वाले स्पॉट्स होते हैं जो उसको ठीक होने इस पे भी आते हैं। तो जो माता जी वाला ये था कि उसका इलाज, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जिस समय चिकन पॉक्स का दाना आया है उसका इंक्यूबेशन पीरियड शायद जहाँ तक मुझे याद है 7 से 14 दिन होता है, तो और वो आपके शरीर में ऑलरेडी वो आ चुका है और वो एक स्टेज पर इन्फेक्ट करना भी शुरू कर चुका होता है। जब आपका दाना आया भी नहीं है उसके पहले भी, मतलब वो ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है। जब तक आपको, मतलब जब तक आपकी ट्रेन आएगी आपको हो चुका होगा सब कार्यक्रम, तो आप कहाँ उसको बचाने के चक्कर में लगे। लेकिन फिर भी लोड इन्फेक्शन का जो है वो कम हो सकता है कि अगर आप दूरी मेंटेन करें, भाई आप तौलिया अलग कर लें, कपड़े अलग कर लें, वो अलग नहाए और इस तरह से कर ले, लेकिन ऐसे उसको लात मार के बाहर भगा दो, वो सब कोढ़ी है क्या भाई, ये सब ना करें। मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं इसका विरोधी हूं कि आप बीमार हो गए तो मैं आपको लात मार के निकाल दूं कहीं और। आप तरीके ढूंढिए, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करिए, लेकिन अपने बेटे को अपनी माँ से अलग मत करिए। महापाप में गिना जाता है गरुड़ पुराण के हिसाब से। और वैसे भी आप जिससे प्यार करते हैं, जिसकी केयर करते हैं, उसको आप कूड़ा समझ कर न फेंकाएं कि ये बीमार हो गया है। वो कल का आपका बहुत ही अजीज हो सकता है और आपसे तब सवाल पूछेंगे कि उसको कूड़ा बना के आप फेंकाइए, क्योंकि वो बीमार हो गया है। बीमारी किसी को भी हो सकती है। हाँ, आप कुछ कह रही थी। मैं ये कह रही थी सर कि चिकन पॉक्स खत्म होने के बाद जो स्पॉट्स रह जाते हैं बॉडी में,
क्या वो पूरी तरीके से बाद में खत्म हो जाता है या उन्हें उनको सही करने के जो लिए कोई टूटा मेडिसिन? वो रह गया, जो टूटा वो रह गया, मतलब आपने तोड़ डाला गया, वो रहेगा परमानेंटली। यूजुअली वैसा कहा जाता है, मैंने देखा भी है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फेड करता है। जो बहुत डीप वाला होता है वो डीप जो है वो फिर प्लास्टिक सर्जरी से करेक्ट हो सकता है, बट उतना कोई कराता नहीं। तो फेस आपको क्या करना है कि अगर चिकन पॉक्स किसी को है तो उसका फेस वाला बचा लीजिए, ये वाले तो सब टूटी टाट जाएंगे। तो क्या उसको सही करने का कोई मेडिकेशन नहीं है? नहीं, मेडिकेशन नहीं होता है, वो चिकन पॉक्स का दाना ऐसे जाता नहीं है, लेकिन उसको प्लास्टिक सर्जरी से करेक्ट किया जा सकता है। बहुत समय तक एक आध क्रीम्स आती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और कुछ माइल्ड स्टेरॉइडल होती हैं, तो वो और कुछ कोलेजन और एसोसिएटेड सब्सटेंसेस के आसपास की होती हैं, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकती है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि जो है वो जो भी कोई है उसका चिकन पॉक्स का दाना एटलीस्ट फेस करना टूटे तो बेहतर रहता है। आप कुछ पूछ रही थी आप? सर मेरा सवाल आपसे ये था कि ये मांगलिक होना क्या होता है? पता नहीं, कभी मतलब कभी मैंने ऐसे वीडियोस में भी देखा है और कुछ मूवीज में भी देखा है और कुछ सीरियल्स में भी देखा है जिसमें जो मांगलिक लड़कियां होती हैं उनकी शादी जो है एक पेड़ से कराई जाती है। हैं? नहीं मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैंने अच्छा। देखा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने कहा है, लेकिन मतलब मैं आपको बता दूं मैं मांगलिक नहीं हूँ। अरे मुझे हमें कुछ पर्सनल नहीं है ना, मतलब ये पेड़ से शादी ये सब सर मैंने डॉगी से भी सुना है क्या? कि डॉगी से भी शादी होती है। प्लीज हमारे चैनल पे ये सब ना कराइए। अक्षय कुमार की हुई नहीं थी सर? मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी है, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ ना, हमारे ये कह रहे हैं। हुई थी मूवी में। अरे तो पिक्चर में हुई है भाई, तुम तो कह रहे हो ये कहीं जो ना है। कहीं रियलिटी होगा तभी तो उससे भी आ गया होगा ना, पिक्चर भी तो नहीं बन कुछ रही तो है। है मांगलिक होना, क्या चीज है ये? कुछ ग्रहों का उलटफेर अरे वो है या स्क्रिप्ट फिर राइटर लिखता है तो सर उसमें मैंने क्या ये है भी वो? सुना है कि जिस पेड़ से होती है वो पेड़ सूख भी जाता है। पता नहीं क्या क्या बातें हैं भैया। हाँ, और अगर मांगलिक से ना हो, जैसे किसी सेकंड किसी पर्सन से हो तो फिर उसकी डेथ हो जाती है। दोनों में किसी एक इसीलिए की death पहले हो पेड़ जाती है। या किसी तेज जानवर से और ये करा भी देते कहा हैं। जाता है कि एक अगर मांगलिक है तो दूसरा दूसरा भी मांगलिक होगा मांगलिक तभी होगा। शादी हाँ। होगा। ऐसा होता है सर। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, वो पेड़ तो हमें आज तक कभी दिखा नहीं है, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, पर इंफॉर्मेशन कई सारी हैं, कहानियां तो हमने भी सुनी है, सर फैक्ट एक कुछ मेरी नहीं है। फ्रेंड है मांगलिक, उसके लिए मांगलिक ही लड़का ढूंढा जा रहा है लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। हाँ, ये मैंने बहुत सुना है। अच्छा, थोड़ा सा जोर से बोलते रहेंगे तो मेरा जी, मतलब जी, सर। कंफर्टेबल रहेगा। मैं ये कह रहा था कि अब आप बात बिल्कुल सही होगी आपकी। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों की कि मांगलिक लड़की है और लड़का ढूंढ रहे हैं, ये तो चल रहा होता है। आज नहीं, बचपन से सुन रहे हैं मांगलिक मांगलिक बच्चा ढूंढ रहे हैं, मतलब सॉरी लड़का ढूंढ रहे हैं। व्हाटएवर, मतलब शादी होनी है, गृहस्थी जमनी है, दैट इज देयर स्ट्रॉन्ग। आपको कुछ और पता हो तो बताइए। ये तो क्योंकि आप बता सकते हैं आपकी नॉलेज में कि ये क्या मुझे चीज कुंडली उंडली होती से है। बड़ी नफरत है, मतलब मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे ले रहा होता हूँ, बट मुझे एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है ये कुंडली होरोस्कोप। जिसको करना है वो कर रहा होता है, बाकी लोग कुंडली देख रहे होते हैं। हम कर्म के साथ हैं, हम काम करेंगे, हम ये शादी सुनेंगे। से पहले कुंडलियां क्यों देखी जाती है? अरे ये बात करते हैं कि भाई हम काम करना चाहते हैं, काम का रिजल्ट है, उसको जो देना चाहे भगवान दे, प्रकृति या जिसको भी देना उसका रिजल्ट दे। मुझे कुंडली के वर्जन ये है कि वो कर्म के सिद्धांत को इंटरफेयर कर रहा होता है मेरे हिसाब से। अरे भाई इतना मेहनत करो ना, इतनी जान लगा दो, इतना एफर्ट लगाओ, इतनी टेक्निक लगाओ कि भाई झक मार के रिजल्ट आएगी। वो क्या ना कहावत है, मेरी नहीं है, बहुत पुरानी है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। भैया मेरा डायलॉग नहीं है, बहुत सुना हुआ है पिक्चर में ये वो। तो मतलब उसका मसला बहुत है कि आप इतना काम करो ना कि कुंडली उल्डी को किनारे कर दो। बहुत लोगों के बारे में बहुत भविष्यवाणी हमने ऐसे सुनी, ये वो कुछ नहीं। सर मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे नॉन के भी लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 2-4 नंबरों से उनका हर कंपटीशन में रह जाता है, जिस कंपटीशन के लिए वो तैयारी करते हैं। ये तुमसे कहिए और मेहनत कर लें और दोबारा मेहनत कर लें, किसी और चीज में मेहनत कर लें। नहीं सर, कुछ किस्मत का कुछ तो कनेक्शन ऐसा होता है। किस्मत को जो है तेल बेचने दीजिए, आप और मेहनत करिए। मैं भाई मैं किस्मत के सहारे नहीं रह सकता हूँ, तो मैं कर्म के सहारे रह सकता हूँ। ऐसा होता अगर मतलब मैंने तो स्पेसिफिकली किस्मत, कुंडली, होरोस्कोप, भविष्यवेत्ता, ये जितने प्रेजुडिस लोग हैं कि तुम तो ये कर नहीं सकते, ये वो सबकी बातें सुनना बंद कर दिया था। अगर हम इन लोगों की बातें सुनते तो मेडिकल एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाते। एकदम असंभव था उस दौरान ज़माने में, इतना मुश्किल था। तो जिस समय जैसे MBBS एंट्रेंस में
2 लाख कैंडिडेट्स में से केवल सम 700 का था, जिसमें जनरल कैटेगरी में 243 सीट्स थी ऐसी। तो मतलब आपको 243 लोगों में से आना था, 2 लाख लोगों में से। अब उसमें आप किस्मत को लेके चलोगे तो उसी के मंजीरा बजाते रहोगे, क्या करोगे? दिन रात मेहनत करो, ऐसी बात ही ना सुनो, दोबारा मेहनत कर लेना। तो मैं तो इसमें सुना नहीं है, लगातार लगे, हमने कहा जो होगा वो अपना होगा। मेरा उसमें रैंक 2 लाख में से 17 आया था, आप सेलेक्ट हो गए। सोचते होते तो 17 को 1700 बनने में कितना वक्त लगता। हम ये सब बातें नहीं मानते हैं, लेकिन इस बात में जो पैरानॉर्मल या कोई स्पिरिचुअल एंगल है, वो जितनी मेरी अब तक की समझ है एनालिसिस में, वो ये है कि अगर ये हो रहा है तो बड़ा आप पे कुछ एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि वो ये है कि आपके कर्मा जो है मैनेज हो रहे हैं। आपको मेहनत कराई जा रही है, मेहनत कराई जा रही है, मेहनत कराई जा रही है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर जैसे शनि देव हैं, अगर उनका आपको नेगेटिव एनर्जी है एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में, तो कहा जाता है और इन्फॉर्मेशन कई जगह से है कि वो आपसे मेहनत करवाते हैं। और सबसे पसंदीदा काम आप लोग सोचते हैं क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ दर्शकों को, आप लोगों को, कि वो चाहते हैं कि आप बाथरूम साफ करो, उससे कर्मा जो है बहुत, मतलब वो नहीं चाहते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप बाथरूम साफ करते हैं अपने घर का या जो भी है, मेहनत करते हैं, तो उससे वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, आपके कर्मा उससे डिलीट होते हैं। इस तरह की जगह आप पसीना से एकदम तरबतर होकर मेहनत कर रहे हैं ज़बरदस्त रूप से, सक्सेस आए या ना आए आपके कर्मा डिलीट होंगे। डिलीट का मतलब है कि बैलेंस होंगे भाई, आप पॉजिटिव में जाओगे, आपको आगे कुछ अच्छा मिलेगा। और वैसे भी कृष्ण ने कहा है गीता में, भाई बहुत लोग बोलते हैं, अपुन भी बोल लेता है, एक बार मजा आएगा कि ना भाई सुन, गीता श्लोक 2:47 में लिखा, हो सकता है नंबर मैं गलत कर रहा हूँ, 2:47 में लिखा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु हो, उसके बाद कुछ और है, करी हेतु कर्मणि समथिंग, उसमें है कि वो ये कहते हैं कि भाई कर्म करना आपके हाथ में है, आप जो है उसके प्रति आसक्ति न डालें, उसके प्रति अटैचमेंट न डालें, आप कर्म करिए, फल कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा ना तो आपके हाथ में है, ना आप उस बारे में सोचिए, ना उससे अटैच होइए, कर्म करिए। ये कहाँ से कुंडली पुंडली और ये वो आ गया, कौन भविष्यवेत्ता आपका भविष्य तय करेगा। मैं पर्सनली इसके अगेंस्ट हूँ। तो अगर उसको सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसको और करे, और अच्छा होगा, सकता है कुछ बेहतर मिले। वैसे भी वो जो कौन थे हमारे जिन्होंने न्यूक्लियर बम का वो टेस्ट किया था, हमारे प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था अब्दुल कलाम, जो भी था, अबुल पैकर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, नाम रटा तक कभी कभी आता था उसमें जो, तो नहीं हुआ था, फाइटर पायलट बनना चाह रहे थे, नहीं सिलेक्ट हुआ था, ये शायद खुद ही इंटरव्यू में बताया हुआ था, कुछ नहीं बने, मायूस हो जाते तो हो ही जाते, अपना काम करते रहे, कर्म करते रहे। फाइटर पायलट, उनके अंडर में फिर पूरी आर्मी आ गई, जितने फाइटर पायलट हैं सब आ गए। आप एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, ऊपर वाले ने आपको सारे फाइटर पायलट्स को आपके अंडर में कर दिया 5 साल के लिए, शायद 10 साल थे या मुझे याद नहीं है, एटलीस्ट 5 साल के लिए तो आपको कर ही दिया ना। आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है? अमिताभ बच्चन वो टाई पहन करके कॉरपोरेशन, शिपिंग कॉरपोरेशन की जॉब में थे, उनने छोड़ दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने टीटी थे कोट पहन करके, उनने छोड़ दिया। तो जो रिस्क उठाया, जो मेहनत की, आज स्टार्स हैं एकदम। आप मेहनत को नेगेट ना करिए, तो इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में शायद मिल जाए। तो मांगलिक के बारे में आपका जो सवाल था, मेरे को मतलब शादी ब्याह के बारे में मैं ऐसे ही अजीब हो जाता हूँ कि मुझे समझ नहीं आता, लॉजिक काम हम नहीं करता है तो, बट एनीवे सुना हुआ है ये। हाँ, एक चीज़ और सुनिए, आप लोग जो कोई बताना चाहें बताते रहे मांगलिक के बारे में, कुछ आप और कह रहे थे। जी, मैं ये कह रही थी कि जो मांगलिक लोग होते हैं, क्या उन पे किसी ग्रह दशा का कोई अभिशाप होता है या फिर वो कुछ मंगल की कुछ प्लानिटरी पोजीशन होती हैं, जैसे 12 हाउसेज होते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, बट बहुत ही प्रिलिमिनरी 12 हाउसेज होते हैं कुंडली में। उसमें एक मेन होता है, वो लग्न होता है, उसके बाद उसके 12 पोजीशंस होती हैं और कई सारे प्लैनेट्स होते हैं, वो अपनी अपनी जगह पे होते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस मंगल के साथ बन रहे होते हैं जिसमें कि ये आता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मैरिज, समथिंग अबाउट मांगलिक। तो वो हो तो रहा था, उसका क्या इम्पैक्ट है कह नहीं सकते। हाँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। प्रोबेबली रेखा वॉज मांगलिक, जो हमारा जो फिल्म एक्टर थी, बहुत प्रॉमिसिंग, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट वो मांगलिक शायद थी या जो भी कुछ था, उनका कुछ शादी से कोई मसला था। आपको पता है रेखा के हस्बैंड कौन है? रेखा का नाम सुना है आप लोगों ने? जी। ओके, वेरी गुड। देखिए इतना प्रोमिनेंट है, सबने नाम सुना है, जबकि सपोजिटली वो एक पुराने ज़माने की जब यंग लोग रहे होंगे तब वो यंग थी। तो एनीवे, उनके हस्बैंड का नाम पता है आपको?
उनके हस्बैंड का नाम, मतलब ये है कि इतने प्रोमिनेंट का उसका हस्बैंड का भी नाम नहीं पता है, तो क्या सी उनके हस्बैंड का नाम जहाँ तक मुझे याद है मुकेश अग्रवाल था। वो एक बिजनेसमैन थे। शादी के शायद 7 महीने के बाद ही उनकी डेथ हो गई। मांगले का यही होता है, इनका जो कॉन्टेक्स्ट उनका कहने का होता है कि डेथ हो जाएगी या बर्बाद हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, लार्जली डेथ होने का होता है कॉन्सेप्ट। यही नहीं, मैं ये जो बात अभी कहने जा रहा हूँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ मांगले को मानता हूँ नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ रेखा का के, और ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में है, इंटरनेट पे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, विकिपीडिया पे एंट्री है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे, उस पर कह रहा हूँ, मेरा खुद का नहीं है। विनोद मेहरा के साथ उनकी काफ़ी मित्रता थी और सपोजिटली उनकी शादी हो गई थी। वो शादी पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं की थी, तो शायद वो साथ नहीं रहे। विनोद मेहरा बहुत कम जिंदगी जिए, तो रेखा से जिनकी शादी हो रही होती है उन पे मांगलिक असर आ रहा होता है, इसकी संभावना तो बनती है। इसके अलावा अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो उसकी मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया में ये रिपोर्ट्स हैं, सच हैं या झूठ हैं मैं कह नहीं सकता। अक्षय कुमार जी के साथ उनकी मित्रता थी और शायद बात चल रही थी कि शायद मैरिज का भी होगा, बट कुछ भी मटेरियलाइज नहीं किया। देयर वाज जितेंद्र के साथ आई सपोजिटली, मैं श्योर नहीं हूँ, किरण कुमार वॉज प्रोबेबली, मैं कुछ मिक्सअप कर रहा हूँ। देर आर 2-3 और पीपल थे, हम इसको टाइमलाइन में करेक्ट कर लेंगे अगर मैंने कोई गलत नाम लिया हूँ। ये सारे पब्लिक डोमेन में जो मीडिया रिपोर्ट्स और रिटन इन्फॉर्मेशंस में ये अवेलेबल है। तो जिन जिन लोगों का करियर, जो मैंने अपनी थ्योरी बनाई है रेखा और कुछ और लोगों को देख करके, कि जिनको बर्बाद नहीं होना है उनकी शादी नहीं होगी रेखा से। और अगर रेखा को मांगलिक कह रहे हैं या उनकी ऐसी कुंडली कह रहे हैं, तो रेखा जैसे जितने भी लोग हैं उनसे अगर उसकी किसी की शादी होनी है वो नहीं होगी, क्योंकि उसे राइज करना है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं थ्योरी ही प्रपोज कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन है, घनिष्ठ मित्रता थी, ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी, बट नहीं हो सकी क्योंकि अमिताभ बच्चन को राइज करना था, उनको मरना था ही नहीं, तो नहीं हुई। आज दोनों लोग जिंदा हैं, अपना है, खुश हैं, स्वस्थ हैं, जो भी कुछ होंगे, बट दे आर अलाइव एंड दे आर थ्राइविंग। उसी तरह से अच्छा, कोई आप और लोग कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपने सुना हो कि शादी ना हुई हो और शादी हो सकती थी? सलमान खान और या वेरी गुड प्लीज, सलमान खान जी और ऐश्वर्या जी और जितने भी लोग हैं उनके प्रति ये कोई नेगेटिव नहीं है, जस्ट ये एक विवेचना है, एक एनालिसिस है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ बात थी। तो सलमान, ऐश्वर्या और सलमान खान की मृत्यु थी। बच्चन और करिश्मा कपूर, हाँ वो तो शादी का तो वो, अच्छा खैर पहले सलमान खान वाले पे रहते हैं। तो ऐश्वर्या जी की शादी शायद सलमान खान से शायद बातचीत चल रही होगी या मित्रता होगी या जो कुछ भी होगा, उसके बाद फिर विवेक ओबरॉय का उनके साथ मित्रता थी या बातचीत थी या शादी की जो भी बात चल रही होगी, दोनों से नहीं हुई। और हुआ ये कि बड़ा टसल भी हो गया कि ये नहीं हो रही है। सलमान खान और टॉप के स्टार हैं, कोई मरे वरे नहीं है, जिंदा हैं। और विवेक ओबेरॉय का चलो करियर का जो भी कुछ था वो कह रहे थे, लेकिन इससे पहले पता चले कि करियर गड़बड़ा गया है। वो तो इम्प्रूव कर गया, आज तो उनके 5-6 हज़ार करोड़ रुपए हो गए अपने बिजनेस में, और मरे भी नहीं, जिंदा हैं। शादी हो जाती है तो कह नहीं सकते, पर शादी हुई नहीं। बहुत ज़्यादा था कि शादी हो जाएगी, या दोनों चाह रहे थे, सलमान खान ऐश्वर्या चाह रहे थे कि शादी हो जाए। ये हम लोग अपने अज्यूम कर रहे, हो सकता कोई भी बात ना हो, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें है कि शादी होनी थी। जब शादी नहीं प्रकृति को करानी है तो शादी होगी नहीं, क्योंकि उसे जिंदा रहना है और उसे राइज करना है। इतना स्ट्रांग है ये प्रोबेबली, ये मांगलिक या जो भी ये ग्रहों की ग्रह दशा है। तो देयर माइट बी रीजंस टू इट, बट हम तो भाई अपना कर्म करेंगे। हम जिसको कर्मण्यवाधिकारस्ते थे, जो रिजल्ट आएगा वो कोई और देगा। हाँ, एक बात इसमें और है कि अभिषेक बच्चन से जो शादी हुई है, तो मुझे पता नहीं, लेकिन लिखित फॉर्म में कुछ जगह पे अवेलेबल है कि या यूँ कह लें कि अभिषेक बच्चन से, जैसा आप कह रहे थे, तो मैंने बिलीवेबल नहीं, क्योंकि शादी पहले, अमिताभ बच्चन एक सेंसिबल पर्सन है, वेरी इंटेलिजेंट और वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी पंक्चुअल, सुबह पहुंच जाते हैं सेट्स पे, और उनकी मेहनत का तो आप सानी नहीं ले सकते हो। एक बार हम अनुपम खेर कह रहे थे कि वो एक बार सेट पहुंचे, नए नए स्टार बने थे,
तो अमिताभ बच्चन ऐसे घुग्गू बने बैठे हुए थे, मर कंबल उम्बल डाले, वो आखिरी रास्ता की शूटिंग चल रही थी। तो उनको कहा अनुपम खेर आए मार स्टार वाला कि अरे एसी लाओ, ये खिलाओ, पंखा चलाओ, ये वो है। और वो देखा कोने में बैठे हैं, कई घंटों तक बैठे थे। तो उनसे कहते हैं सर आपको मतलब कुछ देर पूछने के बाद सर आपको गर्मी वर्मी नहीं लग रही है? तो अनुपम खेर बोले कि अमिताभ बच्चन बोले गर्मी लगेगी तो काम नहीं कर पाऊंगा। ये अनुपम खेर ने कहना था अपने इंटरव्यू में। इज दैट हार्ड वर्किंग? सुबह सेट से पहुंच जाते हैं, थोड़ी ना खरामा कुछ लोगों की तरह की लेट सेट पहुंच रहे हैं। अरे मैं स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज इसमें किसी बड़े फिल्म स्टार का नाम भी हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये लोग खुश रहें। बट इसके बारे में अमिताभ बच्चन इज वेरी सेंसिबल, प्रोबेबली ही माइट हैव फिगर्ड इट आउट कि समथिंग इज देयर। ये कहा जाता है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। अभिषेक बच्चन की शादी पेड़ से हुई थी और पेड़ सूख भी गया, और वो फिर विधिवत पेड़ से शादी वादी हो गया, उसका जो इंक्यूबेशन या लैप्स पीरियड है उसको निकाल करके फिर उन्होंने ऐश्वर्या राय शादी कराई थी। फिर भी नहीं चल रही है, ऑलमोस्ट डाइवोर्स पे आ गई है जितना मेरी इंफॉर्मेशन है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि इट विल नॉट वर्क। पेड़ से शादी कराने के बाद भी असर मौजूद है। वैसे भी रेखा का विनोद मेहरा के जाने के बाद और मुकेश अग्रवाल और जितने भी थे, तो वो इट विल नॉट वर्क। एक दो और एग्जाम्पल है, मैंने पहले रटे थे पे मैं भूल गया मैंने क्या क्या याद रखूं। मैं याद रखूं कि जो है कि सिटी कोलिन क्या काम करती है, कि नॉर्फ्लॉक्सिसिन क्या काम करती, कि रेखा जी के हस्बैंड्स का नाम याद रखूं। लेकिन इट वाज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ मांगलिक। आप लोग कुछ और पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रही थी कि क्या शादी से पहले लड़का लड़की की कुंडली क्यों मिलाई जाती है? हाँ, मैं तो ये चक्कर ही नहीं पसंद है। फिर भी इतना ये है कि वो प्रॉब्लम देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि अगर सब ठीक रहे तो फिर करो। लेकिन मैंने इसको कुंडली मिलाने से सक्सेस को बहुत ज़्यादा एसोसिएशन देखा नहीं है, तो मैं बहुत कमेंट नहीं कर सकता हूँ। कर रहे होंगे कर लो, वो भी एक देख लो, बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट कि क्या करना है। करते ज़रूर हैं, आई रियली डोंट नो। तो अगर कुंडली ना मिलाया जाए तो क्या शादी सक्सेस नहीं रहेगी? अरे वो पंडित कुंडली मिला देता, दक्षिणा दो, पंडित जी नाराज ना हो भाई। जितना मोटा दक्षिणा उतनी अच्छी कुंडली। अरे कुंडलियां बन जाया करती हैं वहीं भाई। आप पूछो कुंडली कहाँ बनती है, मेरा सवाल है आप लोगों से। सर कहते हैं लोग कुंडली। अरे सुनिए तो, कुंडली बनती कहाँ है पहले बताइए तो। के घर में। पंडित जी के घर में। ये एक जवाब है, इसका अगला जवाब भी चाहिए। आजकल कुंडली कहाँ बनती होगी? आजकल तो नेट पे भी बन जाती है। साइबर कैफे, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जब साइबर कैफे पे बननी है तो कौन सा तुम डेट डालते हो, कौन सा आधार कार्ड पे क्या है क्या नहीं है, वो मतलब आपका कब डेट ऑफ बर्थ है, कब टाइम ऑफ बर्थ है, आधार पे थोड़ी लिखा होता है। टाइम ऑफ बर्थ लिखा नहीं होता है, प्लेस ऑफ बर्थ होती है, उतना स्पेसिफिक नहीं होता है कि अब तो फिर बाद में बनता है कि आप जहाँ रह रहे हो। इट इज नॉट स्पेसिफिक। और जब आप शादी के लिए देना है तो कुछ भी कागज देते रहो, कुंडली बना के दे दो उसको। शादी में तो मैंने सुना इतना झूठ बोलते हैं लोग, इतना झूठ बोलते हैं कि बस शादी हो जाए। यहाँ बहन दिखा के बुआ शादी करा देते हैं आप लोग जो है। इस बारे में कुछ और भी पूछ रहे थे? सर लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्यों इतना डिफरेंस लोग? मुझसे ऐसे सवाल में पूछे जाए, मैं कर्म योद्धा हूँ, मोहब्बत और ये वो देखा जाएगा, नॉट माई ऑनर। बट ये है कि आई विल बी स्टेइंग विद कर्मा एंड परफॉर्मेंस। वो जो क्रिएटिविटी खुशी देती है, मैं इसको विरोध नहीं कर रहा हूँ। प्यार क्या, प्यार तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन मैं कर्म के साथी हूँ, कर्म के साथ हूँ। ये चीज़ें जैसे आवाज़ें हैं, ये सब ये बताती है कि प्रकृति और इंसान सब आसपास हैं और चल रहा है सब कुछ। एक टेक्नोलॉजी है और एक पेड़ की जो पत्ती है जो ऐसे ऐसे झूम रही है। मैं क्लास में ऐसे बैठता था, देखता रहता था, मुझे बड़ा मजा आता था कि पत्ते हिल रहे हैं, पेड़ ऐसे कभी जा रहा है। आप पढ़ाई नहीं करते थे, यही देखते थे? अरे मैं स्टूडियंस था, क्लास में फर्स्ट रैंक आती थी, ऐसे ऐसे पर ये की है, ऐसे ऐसे घूमने लगता था। हमें उसका देखा लो, टीचर ने पकड़ लिया। इसके लिए कभी आपको मार पड़ी है? अरे मानना नहीं, मैं बहुत ही लव्ड स्टूडेंट था टीचर का, एकदम जब द गुड स्टूडेंट। तो मेरे को मार जैसे रिपोर्ट कार्ड में, उसके बाद मैम नागर थी, शी वाज वेरी नाइस लेडी, वो मुझे पकड़ लेती थी कि ये जो है प्रकृति में घुसा हुआ है। खिड़की से दिखता था, एक दरवाजे के पास भी बैठते थे, बढ़िया मैदान था, बेहतरीन। तो वो जो रिपोर्ट कार्ड पे खूब लाइनें, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ता है, ये है वो है, नीचे एक तो लाइन लिख दी, बट अलाउस हिज अटेंशन टू वॉन्डर। मतलब सब जो तारीफ की वो बेकार हो गया। इट वाज ह्यूज। तो आप कुछ पूछ रहे थे बीच में, क्या बात चल रही थी, मैं थोड़ा सा मिस आउट कर गया।
शादी का बात चल रहा था सर। हाँ, तो मैं जो है कर्म योद्धा हूँ, मतलब मैं इसी सब में रहता हूँ मुझे। बट ये है कि मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मैंने जो भी बातें कही हैं, चाहे रेखा जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अक्षय कुमार जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, अपना काम कर रहे हैं। मैं अमिताभ बच्चन जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, अनुपम खेर जी की रिस्पेक्ट। दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, कर्म योद्धा हैं वो, कमरे में नहीं बैठे हैं। हाँ, मार पसीना आता है, गर्मी होती है, लाइट होता है, सेट होती है, जनरेटर भी कभी चल रहा होता है, कोई कंप्लेन नहीं है। 18-18, 14-14 घंटे शूटिंग कर रहे होते हैं। डायरेक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूँ कि वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। यूनिट के लोगों की तो इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, दिन भर रात भर शूटिंग, लोकेशन पे जाना, खाना खाया नहीं खाया। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल, द डायरेक्टर्स, द यूनिट पीपल, द लाइन प्रोड्यूसर्स, द अरेंजर्स, द लाइटमैन, द कैमरामैन, एवरीवन। वो कर्म योद्धा है सब कुछ, इसकी बहुत रिस्पेक्ट है। पर ये जिनके भी मैंने इस पॉडकास्ट में या जो डिस्कशन में नाम लिए, वो लोग बिल्कुल भी इसको लेके माइंड ना करें। हमारी रिस्पेक्ट उनके प्रति जारी है, बस उनके प्रति जो हो रहा था उसको एनालिसिस करने की थी। हम सवाल कर रहे थे और करते रहेंगे। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी। आप बने रहिए।